हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं राउल्ट का नियम। देखिए, राउल्ट का नियम पढ़ने से पहले हम सभी को शुद्ध घटक का वाष्प दाब समझना होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक तालाब का उदाहरण देता हूँ। देखिए, हम शुद्ध घटक का वाष्प दाब क्या होता है हमें इसे समझना होगा। तो इसको मान लीजिए आप कोई एक तालाब है, समझ जाइए, और इस तालाब में मान लीजिए पानी भरा हुआ है। ठीक है, तालाब जनरली होता है, तालाब में पानी भरा हुआ रहता है। तो जनरली देखना, गर्मी के दिनों में इस तालाब का पानी वाष्प बनकर धीरे धीरे उड़ने लगता है। इस तरह से वाष्प बनकर धीरे धीरे उड़ने लगता है। इस तालाब का सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक वाष्पन की क्रिया होगी। सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक वाष्पन की क्रिया होगी धूप के दिनों में। ठीक है, और ये वाष्प क्या करेगा, इस द्रव पर एक दाब लगाएगा। ठीक है, इस द्रव पर एक दाब लगाएगा। द्रव पर जो दाब लगाएगा उसी दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब। अब यह वाष्प दाब किन स्थितियों में होता है, देखिए इसको हम समझते हैं कि यह वाष्प दाब किन स्थितियों पर होता है। तो इसका यह देखिए, इस स्थिति पर होता है यह वाष्प दाब। जनरली तालाब का पानी रहता है, तालाब के पानी के अणुओं के मध्य, पहला अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होना चाहिए। आकर्षण बल कम होना चाहिए। जब आकर्षण बल कम होगा, इन पानी की अणुओं के मध्य आकर्षण बल जितना कम होगा उतनी ही जल्दी वाष्पन की क्रिया होगी। वाष्प उतनी ही तेजी से धूप के दिनों में अधिक होगी। और दूसरा, सतह का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उतनी ही तेजी से वाष्पन की क्रिया होगी। देखिए, जब भी वाष्पन होता है, वाष्प बनकर पानी के अणु जब भी उड़ते हैं तो इनमें रैंडम गति होती है। कैसी गति होती है? रैंडम मोशन होता है, रैंडम गति होती है, अनियमित गति होती है। इधर उधर भगते हैं, एक निश्चित डायरेक्शन में जाते नहीं है। जब इनमें रैंडम गति होती है इन अणुओं के मध्य, तो ये दो अणु आपस में मिलके पुनः जो है पानी का निर्माण कर लेते हैं। और इनके अंदर जो एनर्जी होती है वह एनर्जी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है और पुनः पानी के रूप में गिरते हैं। एक देखिए, यदि दोनों में साम्यावस्था हो, वाष्पन की दर बराबर संघनन की दर यदि बराबर हो, अर्थात दोनों साम्य अवस्था में हो, उसी स्थिति पर वाष्प दाब लगता है। ठीक है, जितनी मात्रा में पानी से वाष्प बन रहा है उतनी ही मात्रा में यदि वाष्प से पानी बने तो उसी अवस्था को हम कहते हैं साम्य अवस्था। और इसी साम्य अवस्था पर वाष्प के द्वारा पानी पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब, उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर हो गई होगी कि यह वाष्प दाब क्या होता है। पुनः एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यदि कोई तालाब है, तालाब में पानी है और गर्मी के दिनों में उस तालाब का पानी
वाष्प बनकर उड़ रहा है, वाष्प बनकर उड़ रहा है, तो ये वाष्प अनियमित रूप से गति करते हैं, अनियमित रूप से गति करते हैं तथा इस तालाब का सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पन की क्रिया भी उतनी ही अधिक होगी। और दूसरा, इन अणुओं के मध्य आकर्षण बल जितना कम होगा उतनी ही अधिक वाष्पन की क्रिया होती है। ठीक है। इसके विपरीत बरसात के दिनों में यही वाष्प आपस में संघनित होते हैं, आपस में मिल जाते हैं और पानी के रूप में गिरते हैं। जब कभी भी साम्यावस्था में ये दोनों क्रियाएं होती हो, अर्थात वाष्पन की दर बराबर संघनन की दर होती हो, जितनी मात्रा में वाष्प बनते हैं उतनी ही मात्रा में सारे वाष्प मिलकर पानी का निर्माण करते हैं, तो उस स्थिति पर वाष्प के द्वारा पानी पर लगाए गए दाब को द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। क्लियर है? यह होता है द्रव का वाष्प दाब। इस वाष्प के द्वारा इस द्रव पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला कारक है इसमें विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, या मैं कहूं द्रव की प्रकृति, द्रव की प्रकृति अर्थात जो वाष्प बनकर यहाँ पर जो भी द्रव उड़ रहा है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। पहला, उनमें आकर्षण बल कम होना चाहिए, आकर्षण बल कम होना चाहिए। इन अणुओं के मध्य आकर्षण बल जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया भी उतनी ही अधिक होगी, वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक होती है। आकर्षण बल कम तो वाष्पन क्रिया अधिक होगी। जैसे मैं कहूं अल्कोहल, अल्कोहल आजकल सब कोरोना काल में सब हैंड वॉश कर रहे हैं अल्कोहल की सहायता से, और पानी, इन दोनों की यदि मैं तुलना करूं तो अल्कोहल का वाष्प दाब अधिक होता है पानी की तुलना में, क्योंकि इनमें अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है अल्कोहल का। तो अल्कोहल में वाष्पन की क्रिया तीव्र होती है पानी की तुलना में। ये पहला प्रभावित करने वाला कारक है विलायक की प्रकृति या द्रव की प्रकृति लिखो। और दूसरा होता है ताप, और ताप बढ़ेगा तो वाष्पन की क्रिया भी अधिक होती है। ताप बढ़ेगा तो वाष्पन की क्रिया भी तीव्र रूप से होती है। तो ये दो कारक प्रभावित करते हैं वाष्पन क्रिया को। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि ये शुद्ध द्रव का वाष्प दाब क्या होता है। अब इससे संबंधित राउल्ट का नियम अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ते हैं राउल्ट का नियम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ऐसा उम्मीद है। चलिए राउल्ट का नियम पढ़ते हैं। राउल्ट का नियम क्या कहता है कि मान लीजिए कोई दो घटक हैं, दो पात्र में, ये मान लेता हूं घटक ए, ये भी द्रव है, ये मान लेता हूं मैं घटक ए, और इसको मैं मान लेता हूं घटक बी, ये भी द्रव है, ये भी द्रव है। चलो इसको मैं मान लेता हूं विलय, और इसको मैं मान लेता हूं विलायक, इसको मैं मान लेता हूं विलायक। जब दोनों द्रव हैं तो दोनों में वाष्पन की क्रिया होगी, दोनों में वाष्पन की क्रिया होगी, दोनों द्रव में वाष्पन की क्रिया होगी, इतना तो फिक्स है। यदि मैं दोनों द्रव को मिला लूं, आपस में इसको मैं कंबाइन कर दूं और एक ही पात्र में ले आऊं, एक ही पात्र में मैं ले आऊं, इसमें घटक ए भी उपस्थित है प्लस घटक बी भी उपस्थित है, तो भी इनमें वाष्पन की क्रिया होगी। और इस वाष्पन की क्रिया में घटक ए के अणु भी उपस्थित होंगे और घटक बी के अणु भी उपस्थित होंगे, दोनों के अणु यहाँ पर उपस्थित होंगे। मैं मानता हूं
कि इस पात्र में घटक A का मोल प्रभाज, घटक A का मोल प्रभाज मानता हूं XA। सिमिलरली घटक B का मोल प्रभाज में मान लेता हूं XB, और यहां पर घटक A का आंशिक दाब मान लेता हूं मैं PA। तो घटक B का आंशिक दाब मैं मान लेता हूं PB। ठीक है, मैं आपको राउल्ट के नियम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। राउल्ट के नियम ने, राउल्ट नामक साइंटिस्ट ने आंशिक वाष्प दाब और आंशिक वाष्प दाब और मोल प्रभाज के मध्य संबंध दिया था। इन दोनों के मध्य संबंध दिया था। ठीक है, राउल्ट के नियम ने मोल प्रभाज और आंशिक दाब दोनों के मध्य संबंध दिया था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राउल्ट के नियम को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे दो द्रव लेने होंगे। एक को मैं मानता हूं घटक A, दूसरे को मैं मानता हूं घटक B। एक विलय है तथा दूसरा विलायक है। दोनों को जब मैंने मिला दिया तो दोनों द्रव में वाष्पन की क्रिया होगी। जब वाष्पन की क्रिया यहाँ पर होगी तो घटक A के भी अणु उपस्थित होंगे और घटक B के अणु भी यहाँ उपस्थित होंगे। अब मैं मानता हूं घटक A का मोल प्रभाज X है, घटक B का मोल प्रभाज XB, और घटक A का आंशिक दाब PA और घटक B का आंशिक दाब PB है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार, ठीक है, राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होगा, घटक A का आंशिक दाब, घटक A का या कोई भी घटक का आंशिक दाब, राउल्ट के नियम के अनुसार घटक का आंशिक दाब, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी भी विलयन में उपस्थित घटक का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम का कहना है। अर्थात यहाँ पर घटक है, मैंने कहा घटक का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती है। यहाँ पर दो घटक हैं, पहला PA, तो PA समानुपाती होगा XA के, और यदि मैं समानुपाती चिन्ह को हटाऊं तो यहाँ पर आ जाएगा P0A XA। सिमिलरली मैं घटक B के लिए भी तो कर सकता हूं। सिमिलरली जो है PB, ये भी तो घटक का आंशिक दाब ही है, ये भी समानुपाती होगा उसके मोल प्रभाज के, अर्थात XB के। तो PB में यदि समानुपाती चिन्ह हटाऊं तो यहाँ पर आएगा P0B XB। ये आ जाएगा फार्मूला, और इस फार्मूले से एक परिभाषा आप लिख सकते हैं। क्या परिभाषा लिख सकते हैं, देखिए, ये P0B क्या है मैं पहले बता देता हूं। P0A एंड P0B ये शुद्ध घटक का आंशिक दाब है, शुद्ध घटक का आंशिक दाब, शुद्ध घटक है। P0A है वो केवल घटक A का ही आंशिक दाब है, और P0B वो घटक B का ही आंशिक दाब है, शुद्ध घटक का आंशिक दाब है। तो यहाँ पर एक फार्मूला आप लिख सकते हैं। समीकरण, इसको 1 मानता हूं, इसको मैं समीकरण 2 मानता हूं। समीकरण 1 और 2 से एक परिभाषा आप लिख सकते हैं। क्या परिभाषा लिख सकते हैं, देखिए, PB क्या है, PA और PB क्या है, आंशिक दाब है, ये मोल प्रभाज है और ये शुद्ध घटक का
आंशिक दाब है। अब देखिए, यदि मैं परिभाषा लिखूं, किसकी परिभाषा लिखना चाहूं, आंशिक दाब की परिभाषा लिखना चाहूं, तो यहां पर लिख सकता हूं किसी घटक का आंशिक दाब, किसी घटक का आंशिक दाब, आंशिक दाब शुद्ध घटक के वाष्प दाब, सॉरी आंशिक दाब में लिख के यहाँ पे शुद्ध घटक का वाष्प दाब लिखना, किसी घटक का आंशिक दाब शुद्ध घटक के वाष्प दाब, शुद्ध घटक के वाष्प दाब और शुद्ध घटक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज्य के गुणनफल के बराबर होती है, उसके मोल प्रभाज्य के गुणनफल के किसी घटक का आंशिक दाब शुद्ध घटक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज्य के गुणनफल के बराबर होती है। ये परिभाषा निकाल सकते हैं, अर्थात आंशिक दाब की परिभाषा यहाँ से आ सकती है, उसके शुद्ध घटक का वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज्य के गुणनफल के बराबर उसका आंशिक दाब होता है। इसको आपको परिभाषा के रूप में लिखना है। यदि मैं इस टोटल वेपर प्रेशर का मान निकालूं, जो भी वाष्प बनकर उड़ रहा है उसका मैं टोटल वेपर प्रेशर निकालूं, तो P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB हो जाएगा। बड़े ही ध्यान से देखिए, P टोटल का मान PA प्लस PB के बराबर हो ही जाएगा। यहाँ पे दो घटक हैं और दोनों घटक वाष्प बनकर उड़ रहे हैं, तो दोनों घटक के आंशिक दाब का मान P टोटल कुल दाब के बराबर होगा। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए, मुझे आगे क्या करना है, यदि मैं P टोटल का फार्मूला को और आगे डिराइव करना चाहूं तो और भी आगे डिराइव कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, देख लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूं, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूं। यहाँ पर जो भी रिलेशन निकाला था वो तो निकल ही गया राउल्ट के नियम का। अब देखिए, यदि मुझे इस फार्मूले को आगे और डिराइव करना है तो कैसे कर सकता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था मोल प्रभाज्य का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। जितने भी घटक होंगे, चाहे x हो चाहे x भी, टोटल घटक का मान 1 के बराबर ही होगा, उससे अधिक नहीं होगा। ये मैंने आपको बताया था। या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, क्या यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं, XA इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 माइनस XB भी तो लिख सकता हूं। ये रिलेशन भी तो आ सकता है। ये रिलेशन कहां से आया, जो मोल प्रभाज्य है, आप जानते हैं जितने भी घटक होंगे उस मोल प्रभाज्य का मान, योग का मान 1 के बराबर ही होता है। तो यहां से XA इक्वल टू 1 माइनस XB, इसको मैं समीकरण 3 नाम दे देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, देखिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। इस फार्मूले को जब आगे बढ़ाऊंगा तो इसको P0A XA प्लस P0B XB लिख सकता हूं। P और PB का मैंने मान लिख दिया, ये PA का मान, ये PB का मान मैंने लिख दिया। अब XA का मान कितना दिया है, 1 माइनस XB प्राप्त हुआ है। तो P टोटल बराबर P0A 1 माइनस XB प्लस P0B XB, ये मैं लिख सकता हूं। मैं P टोटल का आगे डिराइव कर रहा हूं और फार्मूला निकाल रहा हूं, कुछ नहीं है, केवल फार्मूला निकाल रहा हूं। इसको जब आगे सॉल्व करूंगा तो P टोटल इक्वल टू P0A माइनस P0A XB प्लस P0B XB लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता। अब इसको यदि आप कॉमन निकालना चाहें तो आप कॉमन निकाल सकते हैं। इसको आप निकालेंगे P0A प्लस XB, यहाँ पर P0B माइनस P0A आ जाएगा। ये P टोटल का आगे का डेरिवेशन है। P टोटल का ये पहला फार्मूला है, P टोटल का ये दूसरा फार्मूला है। ये फार्मूला को आप आगे बढ़ा सकते हैं।
सिमिलरली ये जैसे आपने फार्मूला को आगे बढ़ाया, सिमिलरली एक और फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला निकाल सकते हैं? सिमिलरली एक और फार्मूला आप निकाल सकते हो, P टोटल इक्वल टू P0B प्लस XA P0A माइनस P0B, ये वाला फार्मूला भी निकल सकता है P टोटल का। तो ये दो फार्मूले निकल सकते हैं। ये P टोटल का आगे का डेरिवेशन है। P टोटल के दो वैल्यू आप और निकाल सकते हैं। और यदि आप इस फार्मूले से ग्राफ बनाना चाहो तो आप ग्राफ किस प्रकार से बना सकते हैं देख लीजिए। इस प्रकार से ग्राफ बना सकते हैं। इधर है आपका मोल प्रभाज और इधर है हमारा वाष्प दाब। इधर है हमारा वाष्प दाब। ये जो ग्राफ है ये P टोटल का है। P टोटल बराबर होता है PA प्लस PB, और ये जो वैल्यू है ये है, मान लीजिए XA का मान यदि 0 है, सॉरी XA का मान यदि 1 है तो XB का मान कितना हो जाएगा? 0। और यदि XB का मान 1 है तो XA का मान हो जाएगा 0। इतना तो जानते हैं। मोल प्रभाज का मान एक ही होता है। यदि XA का मान 1 है तो XB का मान 0 होगा, और XB का मान यदि 1 है तो XA का मान 0 होगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो PA की है। तो PA बराबर P0A XA और PB इक्वल टू P0B XB। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बनेगा। क्लियर है यहाँ पर? तो ये जो ग्राफ है यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर ये जो बिंदु, ये जो रेखा दिखाई दे रही है डैश डैश रेखा, वो PA की है, इसका मान 1 है। और यहाँ पर इस बिंदु पर देखो, ये PA घटक A का जो मोल प्रभाज है वो 0 हो जा रहा है। और यहाँ पर XB का मान कितना है? 1 है। देख लीजिए XB का मान कितना है? यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। तो आपको केवल एक ही चीज याद रखना है, वाष्पन की क्रिया। यदि दोनों किसी पात्र में उपस्थित दोनों द्रव वाष्पन की क्रिया हो रही है तो दोनों का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होगा, और P टोटल का मान PA प्लस PB के योग के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये जो राउल्ट का नियम है मैंने यहाँ पर बताया, वो द्रव विलयन के लिए है। द्रव विलयन अर्थात विलय और विलायक दोनों द्रव हैं, इसके लिए राउल्ट का नियम मैंने आपको बताया। ठीक है, अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ठोस द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ठोस द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं ठोस द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। देखिए, यदि कोई यहाँ पर मैं घटक A लेता हूँ, घटक A, और इसको मैं मान लेता हूँ द्रव, और यह जो द्रव होगा वो वाष्पशील होगा, वाष्प बनकर उड़ेगा। ठीक है, ये मैंने द्रव ले लिया। अब मैं घटक B लेता हूँ, एक घटक ले लेता हूँ, और इस घटक B को मैं मान लेता हूँ कोई ठोस होगा। अब जब यह ठोस होगा तो यह अवाष्पशील प्रकृति की होगी, अवाष्पशील प्रकृति की होगी, अर्थात यह वाष्प बनकर नहीं उड़ेगा। अब इस घटक B को मैं डाल देता हूँ घटक A में। घटक B को यदि मैंने घटक A में डाल दिया तो क्या होगा? इस वाष्पशील द्रव में जितना वाष्प बनकर उड़ रहा था उतना वाष्प बनकर नहीं उड़ेगा, उससे कम ही वाष्प बनकर उड़ेगा।
देखो ये शुद्ध घटक एक का वाष्पशील द्रव है। जितने अणु सतह पर होंगे वे सारे अणु वाष्प बनकर उड़ेंगे यदि यह शुद्ध अवस्था में है तब। लेकिन जैसे ही मैंने इस घटक B को यहाँ पर मैंने डाल दिया तो इस पात्र में घटक A के साथ साथ घटक B के भी अणु सतह पर आ जाएंगे। घटक B के भी अणु सतह पर इस प्रकार से आ जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर जितनी तीव्र रूप से वाष्पन हो रही थी यहाँ पर उतनी तीव्र रूप से वाष्पन नहीं होगी, अपेक्षाकृत कम होगी। ठीक है, तो ठोस द्रव विलयन में राउल्ट के नियम का क्या कहना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब भी किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील ठोस को मिलाते हैं तो शुद्ध घटक में वाष्पन की क्रिया जितनी तेजी से होती है, इस अवाष्पशील ठोस को मिलाने के पश्चात इसमें वाष्पन की क्रिया कम पड़ जाती है। वाष्पन की क्रिया कम हो जाती है यदि अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं तब इस स्थिति में ये जो स्थिति है, इस स्थिति में जो टोटल प्रेशर का मान है, कुल वाष्प दाब का मान है, वह केवल और केवल आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगी। इस घटक A के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगी और इस घटक आंशिक A का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज्य के सीधे समानुपाती होगा। या मैं दूसरे शब्दों में PA इक्वल टू P0A XA लिख सकता हूँ। चूंकि घटक B यहाँ पर अवाष्पशील है, अर्थात वाष्पन की क्रिया इस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। इसमें इस घटक B का वाष्प में इसका मोल प्रभाज है ही नहीं, तो XB इक्वल टू मैं यहाँ पर 0 मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वाष्प बनकर उड़ रहा है, यहाँ पर घटक B मौजूद ही नहीं है। घटक B यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल घटक A स्थित है। घटक A ही यहाँ पर स्थित है इस वाष्प में, तो उसका आंशिक वाष्प दाब उसके शुद्ध घटक के वाष्प दाब और उसके मूल प्रभाव के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ XA इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जो PA है वही P0A है, अर्थात उसका आंशिक वाष्प दाब ही उस घटक का शुद्ध वाष्प दाब है। उसका आंशिक वाष्प दाब ही उसके शुद्ध घटक का वाष्प दाब है। ये मैं लिख सकता हूँ। यदि आप इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1 मानता हूँ, ठीक है, ये जो PA इक्वल टू P0A X है, यदि मैं इसको समीकरण 1 मानता हूँ, ठीक है, PA इक्वल टू P0A XA मानता हूँ, इसकी तुलना में यदि हेनरी के नियम से करता हूं तो PA इक्वल टू क्या होता है वहां पर KHXA ये होता है। ये हेनरी का नियम है। हेनरी का नियम, इन दोनों समीकरण को यदि मैं तुलना करूं तो देखो P0A बराबर KH, अर्थात जो हेनरी स्थिरांक है उसका मान P0A के बराबर है, शुद्ध घटक के वाष्प दाब के बराबर है। ठीक है, अर्थात एक निश्चित ताप एवं दाब पर जो हेनरी का नियम है वही राउल्ट के नियम का पालन करता है। दोनों की तुलना करने पर हमें एक चीज स्पष्ट होती है कि एक निश्चित ताप दाब पर जो हेनरी का नियम है वो राउल्ट के नियम की तरह ही व्यवहार करता है। किसके लिए? इस ठोस द्रव विलयन के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर स्पष्ट होता है। ठीक है, अब राउल्ट के नियम की सीमाएं कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर तो समाप्त होता है ये राउल्ट का नियम, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन है। क्या क्या लिमिटेशन है देख लीजिए थोड़ा सा। पहला लिमिटेशन है द्रवों के मध्य प्रबल
प्रबल अंतराणु आकर्षण बल नहीं होना चाहिए। प्रबल अंतराणु आकर्षण बल नहीं होना चाहिए। ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम है इसका, अणुओं के मध्य संयोजन या वियोजन नहीं होना चाहिए। अणुओं के मध्य संयोजन या वियोजन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे यदि CH3COH, ये है हमारा एसिटिक अम्ल, 2 मोल को मैं लेता हूं, यहाँ पे CH3COH2 कर लेता है, ये दोनों जुड़ गए, दोनों मॉलिक्यूल जुड़ गए एसिटिक एसिड के, तो ये होता है संगुणन। ये संगुणन की क्रिया नहीं होनी चाहिए, संगुणन लिखना, ठीक है, संगुणन की क्रिया नहीं होनी चाहिए। और वियोजन मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसको मैं यह 2 पार्ट में विभाजित हो जाते हैं पानी में मिलाने पर सोडियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस में विभक्त होते हैं, तो ये क्रिया भी नहीं होनी चाहिए। तभी राउल्ट का नियम का पालन होगा, अन्यथा राउल्ट के नियम का पालन नहीं होगा। क्लियर है? इतनी बात आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। तो आज के क्लास में इतना ही दोस्तों।